एवरीवन, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग डिजिटल सर्किट्स के 2014 में पूछे गए कुछ सवालों को देख रहे हैं, उनके सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं। एक नंबर का ये सवाल था और उसमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको और उसको केवल सिंप्लीफाई करना है। सिंपल बूलियन अलजेब्रा का सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करना है शुरू करते हैं। द बूलियन एक्सप्रेशन x प्लस वाई बार देन प्लस ऑपरेशन देन एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का होल बार। इसको सिंप्लीफाइज करना है। ऑप्शन है अपने पास ए इज एक्स, बी वाई, सी एक्स वाई एंड डी एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं अपन इसको करना शुरू कैसे करते हैं। तो जब आपको इस तरह से दे रखा हो जिसमें एक होल बार भी दे रखा हो तो आप सिंपल डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके उसको पहले ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपल एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई बार इसको अलग रखा हूँ, प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का होल बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई बार ये एक टर्म हो गई और उसके ऊपर पूरा बार, देन प्लस इज कन्वर्टेड इनटू डॉट, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स बार का होल बार। तो डबल बार आते ही आपके पास वो ऑप्शन केवल एक्स में चला जाएगा और एक्स वाई बार एंड होल बार अगेन डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके इसको भी अपन ओपन कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई बार, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए आगे चल सकते हैं। इसको अलग अलग ओपन करने पर एक्स बार प्लस वाई, because y double bar is y and x is remaining x, here exactly this expression will be there, तो y double bar अगेन जाके y बचेगा। अब मैं पूरा एक साथ खोल के शुरू करता हूँ सॉल्व करना। x into x is remaining x, this x multiply with x, this is x, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम फंक्शन हमेशा वही देता है, 1 into 1 is equals to 1। इस तरह से एक्स वाई बार देन प्लस एक्स वाई बार प्लस वाई इंटू एक्स या एक्स वाई, इस तरह से लिख सकते हैं, एंड वाई इंटू वाई बार जीरो होता है, राइट, या एक्स इंटू एक्स बार जीरो, इसी तरह से वाई इंटू वाई बार जीरो। तो फर्स्ट टू जो ब्रैकेट्स हैं उनको अपन ने सॉल्व किया तो ये मिला। देन मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, एक्स इंटू एक्स बार इज जीरो और ये वाई डबल बार हट के वाई बचा तो ये बचेगा एक्स इंटू वाई, ठीक। तो एक्स बार इंटू एक्स जीरो आई गया, प्लस वाई डबल बार वाई होता है और इंटू एक्स करने पर एक्स वाई प्लस एक्स वाई अगेन एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई प्लस एक्स वाई इसको इस तरह से समझ लीजिए, वन प्लस समथिंग इज इक्वल टू वन। सिमिलरली ए प्लस अप टू इनफाइनाइट टाइम इज ए इन द बूलियन अलजेब्रा। जब अपन बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे तो सेम वेरिएबल को अगर आप ऐड कर रहे हैं, जैसे ए ही एक वेरिएबल है तो उसको बार बार ऐड करने पर वही मिलेगा। सिमिलरली एक्स वाई एक वेरिएबल मान के चलिए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने भी ऐड करेंगे एक्स वाई मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम आप पूरे टर्म्स में से ये देखिए कॉमन क्या है, तो अगर मैं देखूं तो एक्स मेरे पास कॉमन बचता है, तो मैं एक्स को कॉमन लिख के देखता हूँ पीछे क्या बचता है ब्रैकेट में। तो एक्स को कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म के लिए वन बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म के लिए वाई बार, थर्ड टर्म के लिए वाई, फोर्थ के लिए वाई है क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया, आप चाहें तो इसको एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। वन प्लस एनीथिंग विल बी वन, बूलियन अलजेब्रा का एक रूल है, वन प्लस एनीथिंग विल बी वन, वन में कुछ भी जोड़ दीजिए इट विल गिव यू वन। सो पीछे बचा x इंटू वन, दैट इज नथिंग बट x, सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो इसमें एक केवल बात ध्यान रखनी थी आपको, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके ब्रेक द बार चेंज द साइन वाला कॉन्सेप्ट, देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट के सेट वन में सवाल पूछा गया था, 5 JK फ्लिप फ्लॉप्स आर कैस्केडेड। सबसे पहले ये ध्यान रखिए JK फ्लिप फ्लॉप्स दे रखे हैं और कैस्केडेड है, कैस्केडेड का मतलब एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पे पिक्चर में दे ही रखी है। टू फॉर्म द सर्किट शोन इन द फिगर, क्लॉक पल्सेस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज,
तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज आर अप्लाइड एज शोवन। देखो ये क्लॉक पल्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने पास 1 मेगाहर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज, उन्होंने किलोहर्ट्ज में पूछा है, तो जो भी आप फाइनल कैलकुलेशन निकालेंगे वो किलोहर्ट्ज में होनी चाहिए। ऑफ द वेव फॉर्म इज ऑफ एट द Q3 इज, तो अपने को Q3 पे पूछा है कि Q3 पे अपने पास क्या वेव फॉर्म आएगी, क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसको अपन को न्यूमेरिकल आंसर टाइप था तो आपको टाइप करके जवाब देना होता था, तो अपने को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहले ये ध्यान दीजिए, जब आप 1 मेगाहर्ट्ज अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए ये क्लॉक और जो बाकी रेस्ट ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप्स है उनकी क्लॉक सेम नहीं है, यानी ये सिंक्रोनियस नहीं है, असिंक्रोनस है, ठीक है। अब ये क्लॉक पल्स जब आपने अप्लाई करी यहाँ पे, तो ये देखिए ये काम क्या कर रहा है, जेके फ्लिप फ्लॉप पे 1 1 है, क्यू नॉट जुड़ा हुआ है इस नेक्स्ट J1 K1 की क्लॉक पल्स से, मतलब क्यू नॉट पे जो चीज आपको मिलेगी वो आपको क्लॉक पल्स यानी उतनी फ्रीक्वेंसी आपके इस क्लॉक के लिए काम आएगी, इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के लिए। सिमिलरली इस J1 K1 का जो Q1 आउटपुट है, ये आउटपुट इस J2 K2 वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक से जुड़ा हुआ है, यानी Q1 की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो इसके लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करेगी। तो यानी यहाँ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली Q1 की बात कर रहे हैं अपन। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट सब एक तरह से इस आउटपुट एक तरह से जुड़े हुए, यानी सबके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट उनके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक से जुड़े हुए। पहले तो ये देखिए ये एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट की तरह काम करता है, मतलब आपने यहाँ पे अप्लाई करी फ्रीक्वेंसी J1 K1 अगर 1 1, आपके पास सारे इनपुट्स 1 1 है, तो जो आउटपुट Q नॉट पे मिलेगा वो एग्जैक्टली 1 मेगा हर्ट्ज का हाफ मिलेगा, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट या F/2 सर्किट जिसको बोलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ Q नॉट पे 1 मेगा हर्ट्ज डिवाइड बाई 2 वाली फ्रीक्वेंसी मानूं, तो मेरे पास 1 मेगा हर्ट्ज डिवाइड बाई 2 करने पर मेरे को कितना मिलेगा, आप ऐसा समझ लीजिए 10 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी Q नॉट वाली इस क्लॉक पल्स के पास जा रही है। सिमिलरली ऑपरेशन अप्लाई करेगा तो F डिवाइडेड बाई 2 सर्किट, तो ये Q1 पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो एग्जैक्टली जो क्लॉक रिसीव हुई है उसकी आधी यहाँ पे डिलीवर करेगी, मतलब 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज, 5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 2.5 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। यानी इस पर्टिकुलर Q1 के लिए अपने पास फ्रीक्वेंसी आ गई 2 1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Q नॉट के लिए आपके पास आई थी 5 Q नॉट आपके पास है, आपके पास 5 इंटू 10⁵। सिमिलरली Q1 जो है आपके पास दैट इज 2.5 इंटू 10⁵। अब Q2 क्या आएगी आप खुद ही चेक कर लीजिए। Q1 नेक्स्ट J2 K2 के क्लॉक पे जा रही है, यानी Q2 पे जो डिलीवर होगी वो इस फ्रीक्वेंसी की हाफ होगी, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आपको मिलेगी, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 12.5। तो ऊपर 10⁵ है इंटू 10⁵ आप करते चलिए, राइट, इट विल बी 12.5 इंटू 10⁴ नॉट 5। कैसे 2.5 इंटू 10⁵। जब मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो आप ऐसा करिए, जब आप इस तरह से कभी कंफ्यूज हो तो इसको हटाइए, 2.5 इंटू 10 इंटू 10⁴ कर दीजिए। ऐसा क्यों किया, जब इस पॉइंट को हटा के आप नीचे 10 करेंगे तो ये 10 इससे 10 कट गया, पीछे बचा दैट इज 12.5। तो Q2 जो आएगा वो आएगा 12.5, ठीक। तो 12.5 आपके पास यहाँ आया इंटू 10⁴, ये ध्यान रखना। अब 12.5 इंटू 10⁴ Q3 के यानी J3 K3 वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर क्लॉक में जा रही है, यानी इसका भी आप हाफ कर दीजिए, तो 12.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 2,
तो ये आएगा लगभग 62.5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। आंसर अपने को किलो हर्ट्ज में ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 62.5 किलो हर्ट्ज। अगर क्वेश्चन Q4 के लिए होता तो आप इसको फर्दर डिवाइडेड बाई 2 करते तो आपको आंसर मिल जाता। तो करना इसमें ये था कि जो 5J के फ्लिप फ्लॉप्स दे रखे हैं उनकी अरेंजमेंट अपने को देख के ये पता चली कि जब J1 और K1 के दोनों इनपुट्स यानी J1 और K1 पे दोनों वैल्यूज 1 हो तो ये आउटपुट जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी क्लॉक फ्रीक्वेंसी उसका हाफ करके देगी। अब ये फ्रीक्वेंसी यानी J1 K1 के आउटपुट में जो Q1 या Q0 इस तरह से जुड़े हुए वो नेक्स्ट जो कैस्केडेड फंक्शन दे रखा है ना, यानी एक के बाद एक जुड़े हैं, तो जो कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये आगे जाके डिवाइडेड बाई 2 हो रही है। तो जब आपको पूछा Q3 पे क्या होगी तो Q3 पे इस तरह से आप डिवाइडेड बाई 2 करते हुए चलिए, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो Q2 Q4 कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। कंसीडर द बूलियन फंक्शन f w(x,y,z) यानी 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 16 कॉम्बिनेशन होंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई बार एंड जेड बार। इसको ध्यान दीजिएगा, दिस इज एक्स बार वाई बार एंड जेड बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट सेट ऑफ द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो जब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की बात चल रही हो तो पहले ये ध्यान दे दीजिए, इम्प्लीकेंट्स या प्राइम इम्प्लीकेंट्स किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ वंस का ग्रुप जब अपन के मैप में बनाते हैं तो जो लार्जेस्ट ग्रुप होता है उसको अपन प्राइम इम्प्लीकेंट्स बोलते हैं। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होते हैं कि जैसे कोई वन हो सकता है किसी ग्रुप में ना आया हो, तो उसको जब अपन लेते हैं, क्योंकि अपने को उनके बिना तो पूरा अपना फंक्शन बनेगा नहीं, तो वो जो ग्रुप्स में नहीं आने वाले वन बचे हुए हैं उनका जो वैल्यू होगी या उनका जो फंक्शन होगा उसको अपन बोलते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। अभी देखते हैं कैसे निकालता है। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि के मैप में जो वन मैं जहाँ पे पुटअप करता हूँ, यानी के मैप बनाने के बाद में जहाँ जहाँ पे मुझे वन रखना है वो कौन से पोजिशन होगी या वो कौन सी पॉइंट होगी। क्या ये जरूरी है कि वन ही रखें अपन? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि अपने पास फंक्शन अगर ये सम ऑफ प्रोडक्ट में तो अपन वन की बात करेंगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम में होता है यानी पीओएस फॉर्म में होता है तो अपन जीरो की बात करते हैं। कैसे पता चलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम? वैसे सबको पता ही है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ सम यानी डब्ल्यू और वाई का प्रोडक्ट, एक्स और वाई का प्रोडक्ट, इस तरह से सबका प्रोडक्ट फिर उनका सम हो रहा है, ठीक। तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक, यानी प्रोडक्ट्स का सम। सिमिलरली जब उल्टा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है, अगर डॉट समथिंग एक्स प्लस वाई बार या कुछ ऐसा इस तरह से, तो इसमें सम तो पहले ब्रैकेट में, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो उस केस में अपन जहां जहां पे जीरो रखने वाली बात होती तो वो चेक करते हैं। तो जनरली के मैप के लिए अपन पहले चेक करते हैं कि अपने पास कौन कौन सी मिन टर्म्स है, ठीक। तो इस तरह की वैल्यूज को जहां जहां पे मुझे वन रखना है उनको मिन टर्म्स कहते हैं। वो कैसे निकालते हैं? तो वो ऐसे निकालते हैं कि जब ये फंक्शन वन हो, यानी ये फंक्शन दे रखा है तो इन इन वैल्यूज पे वन है, तो वो वन कैसे निकालेंगे? तो अपने पास तो जैसे डब्ल्यू वाई ही दे रखा है, तो अपने को एक्स और जेड जो एब्सेंट है उनकी भी वैल्यू यहाँ पे माननी पड़ेगी इस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए। कैसे? डब्ल्यू और वाई दे रखा है तो आप एक्स और जेड को इस तरह से लिख दीजिए, और डब्ल्यू और वाई तो कांस्टेंट है अपने पास, यानी इनकी वैल्यू तो वन वन है ही, क्योंकि ये बार नहीं लगा रखा है, विदाउट बार की वैल्यूज को वन लिखते हैं अपन। अब एक्स और जेड की वैल्यू क्या क्या वेरी होगी, तो मैं लिख देता हूँ, जीरो जीरो हो सकती है, जीरो वन हो सकती है, वन जीरो हो सकती है, वन वन हो सकती है, ठीक। और ये हमेशा वन वन ही रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो जब डब्ल्यू एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर डब्ल्यू वाई वाली टर्म के लिए कौन कौन सी मिन टर्म्स आएगी वो अपने को इस तरह से पता चलेगी। तो देखिए डब्ल्यू और वाई तो कांस्टेंट है, तो जो रेड में लगा रखा है मैंने वो तो कांस्टेंट ही है, यानी वन वन है ही इसमें प्रेजेंट। एक्स और जेड के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है तो अपने को चारों लेना है, ठीक। चारों क्यों? क्योंकि एक्स और जेड दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो दो के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। तो 1010 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 1011, तो ये 8421 कोड है बेसिकली, तो 11। इसको मैं लिख सकता हूँ 13,
और ये अपने पास 15 तो है ही। तो डब्ल्यू वाई के लिए ये अपने पास एक पोजीशन हो गई। तो मैं यहाँ पे मिनटर्म लिख देता हूँ 10, 11, 13 एंड 15। ठीक इसी तरह से मैं एक्स वाई की लिख देता हूँ, एक्स और वाई। तो इसमें एब्सेंट कौन कौन से, डब्ल्यू एंड जेड। तो डब्ल्यू एंड जेड। ठीक, इसको थोड़ा पास में, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई को मैं 1 1 लिख देता हूँ। अब डब्ल्यू और जेड के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर आप इनको इस तरह से पूरा, क्योंकि ये एक्स वाई तो कांस्टेंट ही है, इनके पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, 0 1 0 0 इट इज सिंपली 6, 0 ट्रिपल 1 दैट इज 7, 1 1 0 0 ये यहाँ पे भी आ गया है दैट इज 13 और 15। तो 6 7 13 15 इसके लिए हो गया, 6 7 13 एंड 15, ये मेन टर्म्स इसके लिए हो गई। डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, ये तो चारों ही दे ही रखा है इस टर्म के लिए। डब्ल्यू बार को मैं क्या लिखता हूँ, 0 और ट्रिपल 1 यानी ये हो गया 7 सीधा। तो 0 ट्रिपल 1 7 आ ही गया वैसे अपने लिए। फोर्थ टर्म है डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। अब देखिए इसमें 3 टर्म कांस्टेंट हो गई, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू बार एक्स बार एंड वाई। चौथी टर्म्स जेड, तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज 0 एंड 1। तो जेड के लिए जेड बार 0 के लिए और 1 के लिए सिंपल जेड। तो ये क्या वैल्यूज होगी, 0 0 1 0 0 0 1 0। सिमिलरली डबल 0 1 1, ये वाली कौन सी टर्म हो गई, 0 0 1 0 सिंपल 2। और ये हो गया अपने पास 3। तो जो फोर्थ टर्म है उसके लिए हो गया अपने पास 2 एंड 3, 2 कॉमा। अब है पीछे x और z, वापस इसी तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या क्या कांस्टेंट है x और z, तो इसको 1 1 कर दो, और w और y की वैल्यू अलग अलग वेरी कर दो आप, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। इसके लिए क्या मिन टर्म्स बच गई, चेक कर लेते हैं, 0 1 0 1 सिंपल 5, 7 13 एंड 15 15। तो 5 7 13 15 एक्स जेड के लिए आ गई। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 7 13, 5 7 13 है। अब पीछे बची एक्स बार वाई बार जेड बार। ठीक, इसको करने के लिए इसको थोड़ा एक्स बार वाई बार जेड बार, इसमें कौन सी टर्म बच गई है, डब्लू। तो डब्लू की क्या पॉसिबल सकती है, या तो डब्लू बार हो या सिंपल डब्लू हो। तो ये बन गया 0 0 0 0, मतलब 0 एक तो मिनटम हो गई, देन 1 ट्रिपल 0 दैट इज 8। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ, एक्स बार वाई बार जेड बार के लिए जो टर्म्स आ गई दैट इज 0 एंड 8, 0 एंड 8। अब मेरे पास टोटल मिन टर्म्स का सेट अवेलेबल हो गया है, 6 7 13 15 10 11 13 15 7 2 3 5 7 13 15 एक्स जेड के लिए हो गया, और इसके लिए 0 एंड 8। तो मैं अब सबको एक साथ लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सबको एक साथ लिखने पर क्या होगा, चेक कर लेते हैं, 0 से शुरू करते हैं। तो मिन टर्म्स फाइनली मेरे पास बच गई है 0, देन 2 3, देन 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है,
और 8 है, 4 8, 9 एब्सेंट है, 10 11 13 15, 10 11 नो, 12 नो, 13 एंड 15, 5 7 13 15, 6 7 आ गया, देन 2 3 7, ओके डन। नाउ अपने पास मिन टर्म्स आ गई, अब मेरे को के मैप बनाना है इसका, के मैप बना देते हैं। इधर आप डब्ल्यू एक्स लिख दीजिए, इधर वाई जेड लिख दीजिए। ये आपको पता है, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1, सिमिलरली इधर चलेगा। अब कौन कौन से वैल्यूज पे 1 आएगा, तो ये अपने पास है ही है, तो एक तो 0 पे रख दीजिए, देन 2 3, दिस इज 0 0 0 1, दैट इज 1, देन आई एम सॉरी 1 1 1 0, 0 पे ये आ गया, देन 2 2 कहाँ पे आएगा, 0 0 1 0, तो देन 1, 3 कहाँ पे आएगा, 0 0 1 1, चेक करके आप लिखते रहिए, देन 5 0 1 0 1 5, 6 7, again 6, this is 7, 8 1 0 0 0, that is 8, 10 1 0 1 0, 11 1 0 1 1, 13 and 15, 1 1 1 1, that is 15, 1 1 0 0, that is 12, and 1 1 1 0, that is 13. I'm sorry, there is a correction. That is the term not 13, that is 14. That is 15 and this is 11. Similarly, this is not 14. This is, sorry, this is 14, not 13. 7, 14. So there is no value of 13, right? Instead of, you can write here 14, right? So where is 14? This is 1 1 1 1, that is 15. This is 14. There is no value of 13. 13 is there, yes. XZ is not there. This is 10 11 14 and 15. XY 6 7 14 15. Yes, XZ is there. 13 is also there. So 13 is there. There was a confusion. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने उसमें से देख लीजिए. 8 4 2 1, so 13 is also there. Now the final min term is 13 also there. 0 2 3 5 6 7 8 10 11 13 14 15, yes, that's all. यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया था, वो मैंने करेक्ट कर लिया है, आप लोग इसको देख लीजिए. 1 1 1 0, देन 14, देन 1 1 1 0, दैट इज 14, जो पहले 13 लिख दिया था गलती से, तो इसको आप इसको ठीक कर लीजिए, 14 होगा यहाँ पे. अब अपने पास मिन टर्म्स आ गई, अपन ने के मैप बना दिया. अब अपने को पूछा है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन से होंगे. तो ये ध्यान में रखना कि पहले तो मैं निकालूं प्राइम इम्प्लीकेंट्स या इम्प्लीकेंट्स, तो पहले तो मैं बना देता हूं जो 1 का मेजर ग्रुप बन सकता हूं, राइट. तो 1 का जो मेजर ग्रुप बनता है वो इसमें चेक करते हैं, ये यानी 8 का एक मेजर ग्रुप बनता है, ठीक. उसके बाद में 1 1 1 का ये एक 4 का मेजर ग्रुप बनता है, पीछे बचे ये दोनों 1, तो इन दोनों 1 का
अपने को अलग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अब इन वन का भी तो मैक्सिमम वन के साथ ग्रुप होना चाहिए, तो वन कॉर्नर्स पे जो वंस हैं उनका एक ग्रुप बनेगा जिसको अपन बोलेंगे 4 वंस का एक ग्रुप बन जाएगा। और ऐसे वंस जो कि जिनको लेना भी जरूरी है, ये कहलाते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब यही है कि जो वंस का ग्रुप बन रहा हो तो आप उनको लिख दीजिए। तो मेरे पास इसको इस तरह से बनाई हूँ तो मेरे पास 4 ग्रुप बनेंगे, ये जो कि ऑलरेडी कवर्ड है, फिर भी मुझे बड़े से बड़े ग्रुप में लेना उनको। तो जब मैं इन चारों ग्रुप का इस तरह से लिखना शुरू करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये जो बीच वाला ग्रुप है उसका नाम आएगा, उसका फंक्शन बनाना शुरू करता है। इस क्वेश्चन को वापस शुरू करते हैं, स्टॉप दिस, कट हियर। अगला सवाल है, गेट 2014 के ही सेट में मार्क्स 2 का ही आया था, सेट 1 में। कंसीडर द बूलियन फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट सेट्स ऑफ द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो अपने को नंबर ऑफ वंस को जब अपन के मैप में रखते हैं, तो जब अपन नंबर ऑफ वंस का बड़े से बड़ा ग्रुप बनाते हैं, वो जो ग्रुप्स होते हैं उनका क्या फंक्शन रहता है, उनको अपन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के नाम से जानते ही है। मतलब एसेंशियल वो होंगे जिनको लेना जरूरी है। तो कई बार ये होता है कि कुछ वंस ऐसे होते हैं जो बड़े से बड़े ग्रुप में नहीं आ पाते, जैसे 2 की पावर्स में ग्रुप बनते हैं। जैसे दो वन आपके पास इस तरह से पड़े के मैप में, तो ये 2 की पावर में है, हाँ बिल्कुल है, तो इनका एक ग्रुप बन जाता है। अगर कोई वन एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक, तो इनको भी लेना जरूरी है, तो इसको इसी के साथ लेना पड़ेगा। तो इस तरह के ग्रुप्स को अपन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। ठीक, तो अभी देखते हैं कि अपने पास ये इसको वर्क कैसे करना है। तो डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड, ये एक बड़ा फंक्शन कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे। तो ये वाला फंक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट वाला है, एस ओ पी जिसको अपन बोलते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन चारों का प्रोडक्ट, फिर इस तरह से सबका सम हो रहा है। ठीक, तो इसको ऐसा एसओपी फॉर्म बोलते हैं। जब इनकी वैल्यूज में निकालूंगा, चारों की, चारों वेरिएबल्स की, जैसे जैसे ये तो डब्ल्यू वाई दे रखा है, इसमें एक्स और जेड एब्सेंट है, तो उनकी वैल्यू निकालने के बाद जो मेरे पास टर्म्स आएगी चार, उनको मैं बोलूंगा मिन टर्म्स। उन मिन टर्म्स को मैं लिखता हूँ 0 या 1 की फॉर्मेट में। कैसे? जैसे ये डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, पहली मैं टर्म की बात करता हूँ डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू और वाई ये दोनों को कांस्टेंट ही है। अब एक्स और जेड की वैल्यू आपको इस टर्म के लिए पता नहीं है, तो मैं एक्स और जेड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रख के चेक करता हूँ क्या क्या हो सकती है। तो डब्ल्यू वाई क्या है, बिना बार के है तो 1 1 होगा। अगर मान लो ये डब्ल्यू बार होता तो आप यहाँ 0 और 1 को कांस्टेंट रख देते और फिर एक्स और जेड की वैल्यू डिफरेंट लेते। तो चार वैल्यूज से अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते, वो भी देखते हैं कैसे बनते। तो अभी सिंपल डब्ल्यू वाई है, तो इसको अपने को छेड़ने की जरूरत नहीं। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड इस तरह से लिखा हुआ है। अब अपने पास डब्ल्यू वाई कॉन्स्टेंट है तो मैं उनको 1 1 कर देता हूँ। अब x और z दो वेरिएबल्स के कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार। तो मैं वो लिख देता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये 1 तो कांस्टेंट है ही क्योंकि डब्ल्यू वाई। तो यानी केवल डब्ल्यू वाई से ये चार डिफरेंट पैटर्न या चार डिफरेंट मिन टर्म्स आएगी, उसको मुझे नोट करना है। क्यों नोट करना है? क्योंकि मुझे के मैप ड्रॉ करना है, उससे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स निकालना है। तो मैं इन सब के लिए मिन टर्म्स निकालने की कोशिश करूंगा, यानी इस फंक्शन की मिन टर्म्स निकाल रहा हूँ बेसिकली। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड में मैं अभी डब्ल्यू वाई वाली निकाल रहा हूँ। ठीक, तो मैं डब्ल्यू और वाई को कांस्टेंट करके मैंने उसको गोला कर दिया। अब इसकी मिन टर्म्स क्या हुई चेक करते हैं। 1 0 1 0, इसको मैं बाइनरी में 10 लिखता हूँ, तो आप इसको ऐसा ध्यान रखिए 1 0 1 0 पे 1 है, 1 0 1 1 पे। अच्छा, एसओपी का जो अपन ये सब निकाल रहे हैं सबके लिए निकालेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन फंक्शंस की वैल्यू इन इन वैल्यूज पे 1 है। यानी जब आपके जैसे कोई सर्किट बना रखा है, उसमें ये इनपुट्स हैं,
उन इनपुट्स में डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू 1010 हुई या 1011 हुई व्हाटसोएवर, तो इस एफ की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अपन एसओपी फॉर्मेट में, अगर ये पीओएस की होता तो आउटपुट की वैल्यू 0 आती। तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 1 है, यानी इन की पॉइंट्स पे अपने को 1 मिलेगा आउटपुट में। यही अपने लिए मिन टर्म्स होगी। ठीक, 1010 क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 8 4 नहीं है तो 2 1, तो 8 और 2 10 और 1 11, तो आपके पास 11, ये हो गई इसकी दूसरी मिन टर्म। सिमिलरली 8 देन 4 देन 2 12 एंड 14, ये 14 और ये हो गया अपने पास। तो 10 11 14 15 मिन टर्म्स आ गई इस एक टर्म्स की वजह से। ठीक, तो डब्ल्यू वाई के लिए मैं लिख सकता हूँ 10 11 14 एंड 15। थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ ऊपर। डब्ल्यू वाई के लिए आपके पास मिन टर्म्स आ गई है 10 11 14, 10 11 14। ठीक, ओके। अब इसी तरह से एक्स वाई की बात कर रहा हूँ, इस एक्स वाई के लिए क्या होगा? वापस डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आपके पास ये की है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसमें कांस्टेंट क्या क्या हो गया? एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, ये दोनों क्या है? 0 है या 1 है? दोनों ही 1 है। ठीक है, ये दोनों को 1 कर दो, परमानेंट। अब डब्ल्यू और जेड की क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज होगी वो लिख के मिन टर्म्स निकाल लो। तो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, या 1 1 हो सकती है, और ये तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक, तो इनके लिए मिन टर्म्स क्या आई? 8 4 2 1 का कोड लगाना है तो 4 1 2 6, दिस इज 7, दिस इज 14, दिस इज 15। तो 6 7 14 15 इसकी भी आ गई। तो देखो इसमें 14 15 तो आ ही गई है, तो लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन अगर आपको उसमें लिखना है सिमेट्री में कि भाई डब्ल्यू वाई की भी लिखी है तो एक्स वाई की भी लिख दो, तो लिख सकते हैं आराम से आप 6 7 14 6 7। ठीक, सिमिलरली डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, ये चारों वेरिएबल्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या बनता है? 0 एक्स वाई जेड के लिए 1 1, तो 0 1 1 1 इज इक्वल टू 7। तो ये अपने पास आ गया 7 डायरेक्ट, इसको मैं यहीं भी लिख देता हूँ। अब फोर्थ टर्म है डब्ल्यू बार एक्स बार वाई, लिख दो इसको भी, डब्ल्यू बार एक्स बार वाई, और जेड एबसेंट है, तो जेड की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो लिख सकते हैं अपन। तो डब्ल्यू बार एक्स वाई तो कांस्टेंट हो गया, यानी 0 0 1 तो कांस्टेंट है। जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो जो जो यहाँ पे दे रखा है उनको उनको तो अपन ने लिख ही दिया उनकी वैल्यूज पे। 0 0 1 0 मिलके क्या बनाता है? 2। 0 0 1 1 मिलके बनाता है 3। ये 2 एंड ये 3, तो इसके लिए हो गया अपने पास 2 और 3, मैंने यही लिख दिया। अब आता है वापस एक्स जेड की बात। तो एक्स जेड को समझने के लिए क्या करेंगे? एक और ऐसी कैसी टेबल बनाओ चाहो तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसमें एक्स और जेड को कर दो 1 1, और उसके बाद में डब्ल्यू वाई को 0 0 0 1 1 0 1 1, और इनको कांस्टेंट करके इनकी वैल्यू निकाल दो, क्योंकि एक्स और जेड। 0 1 0 1 मिलके क्या बनाएगा? 5। 0 1 1 7, दिस इज व्हाट? 8 4 2 1 के हिसाब से 13, एंड दिस इज 15। तो 5 7 13 15 इसके लिए आ गई एक्स जेड की। एक्स जेड को भी यहाँ लिख देते हैं 5 7 13 एंड 15। और फाइनली एक्स बार वाई बार जेड बार, यानी 0 0 0, लास्ट टाइम क्या हो सकती है? डब्ल्यू की, क्योंकि डब्ल्यू एबसेंट है, तो डब्ल्यू या तो डब्ल्यू बार हो सकता है या डब्ल्यू हो सकता है। तो मैं इसको आपको इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके आपको एक्स बार वाई बार जेड बार, तो इसमें क्या हो सकता है? डब्ल्यू बार हो सकता है और डब्ल्यू आ सकता है। तो 0 0 0 और ये 0 तो 4 0, ये 0 0 इसमें है तो 1, यानी 8। तो इसके लिए आगे अपने पास 0 एंड 8। फाइनल मिन टर्म्स अगर मेरे को निकालनी हो कि फाइनल मिन टर्म क्या बची, सबसे पहले डब्ल्यू वाई के लिए
10 11 14 15, देन XY 6 7 14 15, XZ 5 7 13 15। तो मैं 0 से शुरू करता हूँ क्योंकि 0 भी है, 2 3 भी है। तो सबसे पहले आई 0, देन 2 एंड 3। तो सबसे पहला अपना 0 2 3, 4 है क्या कहीं पे? नहीं है। 5 5 है, 5 7, तो 5 6 इज देयर और नॉट? यस, 6 7 8 तीनों है, ये रहा 8। तो 6 7 8, 9 एब्सेंट है, 10 11 अपने पास है, 10 11 13 14 15, 12 नहीं है। 12 है कि नहीं है एक बार चेक कर लीजिए, 12 कहीं पर है। ठीक, तो इन मिन टर्म्स निकालने के बाद के मैप निकालना होता है, तो के मैप बना लीजिए आपके लिए। 4 वेरिएबल का के मैप है, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये टर्म्स आती है 0 0 के लिए, आपको पता ही है, ये 0 1 के लिए, ये 1 1 के लिए और ये 1 0 के लिए। सिमिलरली वाई जेड का 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। बस अब आपके पास सारे कॉम्बिनेशंस भी है, जैसे 1 0 1 0 का आ रहा है डब्ल्यू एक्स का 1 0, डब्ल्यू एक्स का 1 0 ये रहा। ठीक, वाई जेड का 1 0 का आ रहा है, वाई जेड का 1 0 ये रहा, तो यहाँ पे जाके 1 कर दीजिए। ठीक, सिमिलरली 1 0 डब्ल्यू एक्स का, तो डब्ल्यू एक्स का 1 0 ये रहा, वाई जेड का 1 1, तो वाई जेड का 1। ठीक, तो ये तो हुआ के मैप को आपको वाइड एंगल से समझने का। अब अपन ने ये जो मिन टर्म्स लिखी है इनका भी अपने को पता होना चाहिए कि ये लिखी क्यों है। तो ये लिखी इसीलिए है कि ये इसी का फॉर्मेट है यहाँ पे फिल करने के लिए। तो के मैप आप जब 0 0 0 लिखते हैं तो बेसिकली ये इस बाइनरी का डेसिमल फॉर्म 0 बताता है, 0 0 0 1 यानी ये 1 बताता है, ये 3 बताता है, ये 2 बताता है। अब इसका मतलब जहाँ 2 3 है, 0 है अपने पास, यस, तो यहाँ पे 1 कर दो, 2 3 भी है, बिल्कुल है, तो 2 3 भी 1 कर लो। इस तरह से फिल करने का एक तरीका है। सिमिलरली 5 6 7 जब आप इसको यूज हो जाएंगे, 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता लगेगा। तो 0 1 0 1 ये है 5, 6 7 तो ये 7, देन ये 6, देन 8 1 0 0 0, 10 1 0 1 0, वेयर इज 1 0 1 0, ये अपन ने फिल कर ही दिया वहां से देख के, 10 11, देन 13 14 15, तो 1 1 0 1, तो 8 4 12, देन 13, दिस इज 15, चारों ही 1 आ गए, एंड दिस इज 14, राइट। तो जब अपन ने वंस को फिल कर दिया उसके बाद में रहता है कॉम्बिनेशन बनाना। अब इसमें जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वाली बात आएगी, ये समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपको उन नंबर ऑफ वंस को सेलेक्ट करना है जो 2 की पावर में एक बड़ा ग्रुप बनाता है। और कैसा ग्रुप बनाता है? जो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट यानी एक ग्रे कोड के साथ अटैच्ड हो। कहने का मतलब ये है कि इन सब के साथ में, जैसे मैं 0 0 1 0 इसको मैं 2 बोलता हूँ, तो 0 0 1 1 इसको मैं 3 बोलता हूँ। इन दोनों को आप देखेंगे तो केवल एक डिजिट का फर्क है। ठीक, तो इन जो ऐसे हो जो पास पास में होते हो उन्हीं का ग्रुप बन सकता है। तो मैं अगर मैं देखूं बड़े से बड़ा ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस एक साथ जुड़े हुए, और इन सबका एक साथ एक एक को देखेंगे जो इसका बिल्कुल पड़ोस होता है, उनके बीच में एक ही डिजिट का फासला होता है। ठीक, 6 का क्यों नहीं बन सकता? यानी ये वाला जो बीच वाले जो वन रखा रखे क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये 2 की पावर में नहीं है, मतलब 2 की पावर में हो और उन्हीं का नंबर ऑफ और एक दूसरे के साथ 6 कहीं आता है क्या 2 की पावर में? नहीं, 2 की पावर 3 होती है 8 और 2 की पावर 2 होती है 4। तो याद 1 2 4 एंड 8, इस तरह से बिग से बिग 16 है तो 16 5 वेरिएबल का होता है, तो उस हिसाब से। तो एक ग्रुप तो मेरे को सामने दिख रहा है जो कि 8 ग्रुप है, 8 उसका बनाता है, ये मेरे पास एक ग्रुप हो गया। अब पीछे बचे 1 2 3 4 ये 4 वंस, ये वाले वन इसको क्योंकि इन सबको लेना जरूरी है तो ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की ही कैटेगरी में आएंगे। अब इस वन को लेने का नियम क्या हुआ कि इन वंस का भी कॉम्बिनेशन वही बने जो नंबर ऑफ वंस मेजर एक साथ हो। तो इसके बिल्कुल पास में ये वाले वन है, यानी ये 4 ग्रुप है। अच्छा, ये भी रूल होता है कि इनको दोबारा काउंट नहीं किया जाए, तो दोबारा काउंट नहीं किया जाए ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी उस ग्रुप में काउंटेड है, बट इन वन का भी मेजर कनेक्शन लेने के लिए
इन ग्रुप को उनके साथ अटैच करना पड़ेगा, इसी का नाम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। तो ये 1 1 1 1 होके ये दूसरा ग्रुप बन गया, और तीसरा ग्रुप बचा है इस 1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन, वो देखना है। तो ये वाले जो 1 होते हैं तो अपने कॉर्नर वाले के साथ एक एक डिजिट के फासले से होते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं 0 0 0 0, ठीक। अब इसके साथ देखिए ये 1 0 0 0, ठीक। देखो इस वाले को लिखते हैं अपन 0 0 0 0, ठीक। ये वाला 1 यहाँ पे, और ये वाला 1 है 1 0 0 0, तो केवल इस डिजिट का फासला है, यानी ये और ये अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। अब देखो इसका ये वाला कॉर्नर वैसा ही है क्या, 0 0 1 0, ठीक। तो 0 0 1 0, तो देखो इसमें और इसमें केवल एक डिजिट का डिफरेंस है, तो ये और ये भी 1 के साथ ग्रुप हो सकता है। सिमिलरली इसका भी आप देखेंगे तो यही मिले। तो ये वाले जो चारों कॉर्नर्स पे जो 1 लगा रखे हैं इनका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो मैं इनका ग्रुप बनाने के लिए इस तरह से शो कर देता हूं। तो टोटल मेरे पास 3 ग्रुप आ गए, जिनको अपन 3 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के नाम दे देंगे। अब मुझे इनके नाम लिखना है। तो ये जो 8 वंस का एक ग्रुप है इसको मैं नाम कैसे दूंगा, तो इनके जो रोज हैं उनमें क्या कोई कॉमन है, नहीं, सारी रोज अलग अलग है। लेकिन इनके कॉलम्स जो हैं उनमें एक वेरिएबल कॉमन है, दैट इज वाई। तो वाई मेरे पास एक नाम हो गया, जिसको मैं बोलूंगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, ठीक। सेकंड ग्रुप में मैं देखूंगा क्या रो में कोई वेरिएबल कॉमन है, तो इन दोनों रो में एक कॉमन है वेरिएबल, दैट इज एक्स, ठीक। इसी तरह से कॉलम्स में देखूंगा कौन सा वेरिएबल कॉमन है, दैट इज जेड। तो x इंटू जेड ये दूसरा मेरे पास हो गया, तो y x इंटू जेड ये मेरे पास दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट्स हो गया। सिमिलरली मैं तीसरा देखूंगा, जो तीसरा ग्रुप 4 कॉर्नर्स पे जो 1 लगा रखे हैं, यानी 8 वंस 4 वंस का जो एक ग्रुप है, तो देखूंगा इन दोनों रोज में फर्स्ट और लास्ट में क्या कोई कॉमन है, यस, दैट इज x बार कॉमन है। सिमिलरली ये फर्स्ट और लास्ट कॉलम में देखूंगा क्या कॉमन है, दैट इज z बार। तो x बार z बार अपने पास तीसरे प्राइम इम्प्लीकेंट्स के टर्म में आ गया। अपने पास ऑप्शंस चेक करना है, तो ऑप्शंस में कहीं है क्या, y था, x z था और x बार z बार था, तो केवल डी ऑप्शन में अपने पास मिलता है, जिसको अपन लिख सकते हैं। यही अपन ने निकाला था, y x z एंड x बार z बार, ठीक। ये वाले बार दूसरे, तो अपने पास ऑप्शन जो है इसका डी वो अपना करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द आउटपुट f इन द डिजिटल लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर इज, अपने को f की वैल्यू पता करनी थी कि f की वैल्यू क्या है। ये भी 2 मार्क्स का सवाल है, और अपने को लग रहा है बिल्कुल शॉर्ट है, और है भी वैसे शॉर्ट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ रही होगी। तो देखते हैं, अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, और एफ की वैल्यू निकालनी है। ये एक्सॉर गेट है और ये एक्सनॉर गेट है, ये ध्यान देना। एक्सॉर गेट का आउटपुट आएगा एक्स एक्सॉर वाई, सिंपल। और ये जेड के साथ एक्सनॉरिंग ऑपरेशन हो रही है, तो यानी एक्स एक्सॉर वाई तो एक टर्म हो गई, और उसके साथ एक्सनॉर हो रहा है जेड का, ठीक। फिर ये दोनों आगे जाके एफ के साथ एंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कि भाई एक्स एक्स और विथ वाई, ठीक। इसको मैं मान लेता हूं ए, ताकि अपने को सुविधा रहेगी समझने के लिए। तो अब ए, फिर ए का जेड के साथ नॉर ऑपरेशन, एक्स नॉर ऑपरेशन, देन उसके साथ मल्टीप्लीकेशन यानी एंड ऑपरेशन। तो मैं अगर लिखना चाहूं एफ क्या होगा, तो ए के साथ तो एंड ऑपरेशन हो ही गया, तो ए तो डॉट आएगा ही आएगा, और क्या आएगा, ए और जेड का एक्सनॉरिंग ऑपरेशन। तो अब मेरे को ए और जेड का एक्सनॉरिंग ऑपरेशन करना है। ए बेसिकली क्या है, एक्स बार वाई, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये होता है अपने पास ये। अभी आगे चलेंगे इसको कैसे काम लेते हैं। वैसे यहाँ पे पॉस्टुलेट अप्लाई करके भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अपन डिटेल में चलते हैं ताकि अपने को सुविधा रहेगी समझने में। अब मैं लेता हूँ
ए एक्सनॉर जेड के बाद जब मैं एक्सनॉरिंग ऑपरेशन करता हूँ किसी दो वेरिएबल्स का, तो ये सिंपल डायरेक्ट मेरे पास ऑप्शन होता है ए इंटू जेड प्लस ए बार इंटू जेड बार, मतलब एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। अगर एक्स वाई दो इनपुट ऑपरेशन, दो इनपुट वैल्यूज है एक्स और की, अगर मैं इसको नॉट एक्सनॉर करूं तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का होल बार होता है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार आता है। अब अपने पास एक्स वाई की जगह ए और जेड है, तो कोई बात नहीं, ए और जेड को इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू जेड प्लस ए बार जेड बार। अब ए क्या है अपने पास, तो ये दे रखा है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो लिख देता हूं मैं जेड इंटू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस ए का बार, यानी एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का बार क्या होता है, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार का बार इंटू जेड बार। तो ये तो सिंपल एक्सनॉर हो गया एक तरह से। डी मॉर्गन सा अप्लाई करो, ब्रेक द बार चेंज द साइन, तो एक्स बार वाई का होल बार डॉट एक्स वाई बार का बार इंटू जेड बार, ठीक, जेड इंटू एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार का बार प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई बार, ठीक, डॉट एक्स बार प्लस वाई इंटू जेड बार। एक्स वाई बार एक्स प्लस वाई, और इसको ओपन करेंगे तो एक्स इंटू एक्स बार जीरो, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बार वाई बार प्लस वाई इंटू वाई बार जीरो और इंटू जेड बार। अगेन देखेंगे आप जेड के साथ एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और जब इसको ओपन करके अपने पास रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार। ये केवल अपने पास आया है ए एक्सनोरिंग विथ जेड, यानी ए एक्सनोरिंग विथ जेड, इस एक्सनोर का आउटपुट। अब मुझे इस पूरे को डॉट प्रोडक्ट करना है, क्योंकि एंड ऑपरेशन करना है ना ए के साथ। ए क्या था, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। अब इसको मैं ओपन करना शुरू करता हूं, आप इसको देखते रहिए, एक्स बार वाई और एक्स बार वाई सेम इंटू जेड, तो केवल एक टर्म बची एक्स बार वाई जेड। अगली टर्म है एक्स और इधर है एक्स बार, मल्टीप्लाई होते ही कैंसिल आउट। थर्ड टर्म में एक्स वाई जेड बार, इधर एक्स बार वाई, अगेन एक्स और एक्स बार कैंसिल। लास्ट टर्म में एक्स बार वाई और एक्स बार वाई बार, यानी ये वाई और ये वाई बार कैंसिल आउट। सिमिलरली सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ सबके साथ, एक्स वाई बार अगेन इसके साथ, और इधर एक्स बार कैंसिल आउट। सेकेंड टर्म एक्स वाई बार जेड हो जाएगी, एक्स वाई बार जेड। थर्ड टर्म उसकी एक्स वाई जेड बार, इधर एक्स वाई बार आ गया, कैंसिल खत्म हो गया। लास्ट में तीनों में बार है, इधर एक्स है उधर एक्स बार है, कैंसिल आउट। तो पीछे जो अपने पास बची है टर्म, दैट इज सिंपल एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। कहाँ पे अपना ये ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया अपना, तो बाकी कोई देखने की जरूरत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट से सवाल था, सेट वन का ही। द डिजिटल लॉजिक शोन इन द फिगर satisfies the given state diagram when Q1 is connected to input A of the XOR gate। ये स्टेट डायग्राम दे रखा है, ये इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, और ये दे रहा है कि जब ये A Q1 से कनेक्टेड था तब। अब इसको क्या चाहिए, सपोज द XR गेट इज रिप्लेस बाई XNOR गेट, मतलब ये एक्सक्लूसिव OR गेट एक्सक्लूसिव NOR गेट से रिप्लेस हो जाए,
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रिजर्व्स द स्टेट डायग्राम, तो कौन से स्टेट डायग्राम के लिए ये प्रिजर्व करेगा, मतलब स्टेट डायग्राम चेंज नहीं होना चाहिए और ये चाह रहा है कि ये एक्स और एक्स नॉ से रिप्लेस भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे इन ऑप्शंस में से? इनपुट ए इज कनेक्टेड टू Q2 बार, input A is connected to Q2, input A is connected to Q1 bar and S is complemented and input A is connected to Q1 bar simple. ठीक, तो देखो इसको समझने का तरीका ये है कि स्टेट डायग्राम के ऊपर अपने जाने को मतलब ही नहीं। कारण क्या कि XOR का जो आउटपुट चाहिए वो मुझे XNOR में चाहिए, मतलब XNOR में लगा दूं तो आउटपुट वही मिले, तो आउटपुट वही मिले तो मुझे इनपुट में चेंज करना ही पड़ेगा, डेफिनेट बात है। तो अभी आउटपुट क्या मिल रहा है, तो यानी D2 वो मिल रहा है, दैट इज ए और एस, यानी ए और एस का एक्सोरिंग ऑपरेशन करके मिल रहा है, ए Q1 से कनेक्टेड है। तो अगर मैं ये लिखूं जो तुम्हारा D2 आ रहा है और वो तुमको चेंज नहीं चाहिए क्योंकि तुमको स्टेट डायग्राम वही रखना है, वो आ रहा है बेसिकली Q1 और S का एक्सोरिंग का ऑपरेशन क्योंकि ये Q1 से कनेक्टेड है। अब अपने को चाहिए ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q1 बार S प्लस Q1 S बार, ठीक, ए एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। अब अपने को ये चाहिए कि ऑप्शन जो आउटपुट में, जो ऑप्शन अपने क्वेश्चन में दे रखे हैं, अपने को ये चाहिए कि इनकी वैल्यूज एक्सनॉर लगाने पर सेम रहे। तो जब मैं एक्सनॉर लगाऊंगा तो डेफिनेटली ये वैल्यू तो चेंज होगी अगर ये इनपुट रखूंगा तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, Q1 और S का एक्सोरिंग ऑपरेशन जब आप करेंगे तो अगर Q1 बार और S का एक्सनॉरिंग ऑपरेशन करें या Q1 और S बार का एक्सोरिंग ऑपरेशन करें, मतलब किसी एक इनपुट को आप इन्वर्ट करें तो ये एक्सोरिंग ऑपरेशन आएगा Q1 S का। आप इसको 2010 के जो अपना वीडियो सॉल्यूशन है उसमें आप चेक कर सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था जिसमें अपन ने ये देखा था कि दो टेबल्स पार्ट दे रखे थे, टेबल 1 और टेबल 2 में अलग अलग लॉजिक गेट्स बना रखे थे, उन लॉजिक गेट्स का एक्सप्रेशन कौन सा किसके साथ मैच हो रहा था ये मैच करना था। तो उन कॉलम्स को आप देखेंगे तो एक में सिंपल ऑपरेशंस दे रखे हैं, मतलब एंड गेट के या और गेट के या एक्सॉर गेट के, दूसरे में बबल्ड इनपुट्स दे रखे थे। तो उसमें आप जाके चेक करना, एक एक्सॉर का भी था जो कि इस तरह से बबल्ड के साथ मैच हो रहा था। तो यानी कोई भी एक इनपुट को मैं बबल्ड कर दूं, ठीक, यानी या तो Q1 को या S को, तो मेरे पास आउटपुट वही मिलेगा जो उसके साथ मिलना था। तो Q2 के साथ तो मैच करने का कोई मतलब ही नहीं है, Q2 के साथ तो होगा ही नहीं, कारण कि Q2 अगर इनपुट में आ गया तो आउटपुट, क्योंकि उसको पहला वाला आउटपुट ही चाहिए ना, तो वो तो होगा नहीं, पहला वाला आउटपुट तभी आएगा जब Q1 और S के बीच में खेलो। अब ये कह रहा है इनपुट ए इज कनेक्टेड टू Q1 बार, ठीक है, Q1 बार से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन S को भी उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, अगर यहाँ पे और होता, या तो S को कॉम्प्लीमेंट करो या इनपुट ए को Q1 से कनेक्ट करो, तो मैं इसको सही लिख देता। तो Q1 बार और S का इस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है, या केवल Q1 रहे और S को इन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसका लास्ट ऑप्शन इनपुट ए इज कनेक्टेड टू Q1 बार सही होगा। तो जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इनपुट ए को Q1 बार और S के, यानी इनपुट ए को इस तरह से कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास ऑप्शन वही आएगा, आंसर वही आएगा जो पहले Q1 से कनेक्ट करने पर आ रहा था। इसको मैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, यानी Q1 बार और S का एक्सनॉरिंग ऑपरेशन करें तो क्या आता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई एक्स बार वाई बार, तो यानी x अपने पास है ये और y है अपने पास ये, तो x इंटू वाई प्लस एक्स बार, यानी एक्स बार का बार और y बार, तो ये तो बन जाएगा Q1 S बार प्लस Q1 बार S, दैट इज नथिंग बट Q1 और S का एक्सनॉरिंग ऑपरेशन, और यही अपने को चाहिए था। तो ये स्टेट डायग्राम तब चेंज नहीं होगा जब एक्स और का इनपुट Q1 बार से कनेक्ट हो, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट इज कनेक्टेड टू Q1। ये सारे 2014 के सेट 1 के सवाल थे। नेक्स्ट में अपन
सेट 2 या नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।